हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्या क्या हमने देखा था, एक बार कॉल कर लेंगे कि सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और फिर हमने बताया, फिर सॉलिड पे हम कॉन्सेंट्रेट हो गए थे कि सॉलिड की का जो है वो डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, या यूँ कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड पदार्थ हैं, सॉलिड है, उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होता है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, ये सभी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में नहीं होता है या बहुत लो होता है। और ये रिजिड होते हैं, कहने का मतलब इनके ऊपर अगर हम प्रेशर भी लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पर भी ये कंप्रेस नहीं होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, कंप्रेस नहीं होते हैं। फिर हमने बताया कि सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन को बोलते हैं अक्रिस्टली सॉलिड, और एमॉर्फस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन को बोलते हैं क्रिस्टली सॉलिड एंड एमॉर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टली सॉलिड। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को। हमने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है कि जो सॉलिड किस पार्टिकल से मिलकर बना है, वो एटम से भी हो सकता है, मॉलिक्यूल से भी हो सकता है और आयन से भी हो। तो जो जिस भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ वो रेगुलर होंगे इन कंपेरिजन टू एमॉर्फस सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तुलना में। और फिर हमने कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ आपको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे हम अपने कॉलेज में, स्कूल में प्रेयर में, जब आपने सबने देखा हो कि जब हम कॉलेज में, स्कूल में प्रेयर में खड़े होते हैं, तो प्रेयर में जब हम एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं तो देखते हैं काफ़ी दूर तक लाइन जाती है। तो जब सीक्वेंस में खड़े होंगे, एक रेगुलर वे में खड़े होंगे, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और वो बिल्कुल रेगुलरिटी दिखाई देगी। और जैसे ही प्रेयर खत्म होता है, हम अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा ऑर्डर शॉर्ट रेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रेगुलरिटी थी अब वो धीरे धीरे इरेगुलर होता है और हम अपनी लाइन से हट करके जाने लगते हैं। तो कहने का मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है जब हम एक सीक्वेंस पे रेगुलर खड़े हों, और शॉर्ट रेंज का मतलब है कि जब हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में रेगुलरिटी कम हो जाती है तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक शार्प होता है। जबकि हम एमॉर्फस सॉलिड में देखेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जब मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का जब मेल्टिंग पॉइंट निश्चित हो, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बिल्कुल मेल्ट करना स्टार्ट करता है, मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या नीचे, कहने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर वाटर जो है मेल्ट नहीं होता, बल्कि 0 डिग्री, एक्यूरेट 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मेल्ट होता है, दैट इज शार्प। कहने का मतलब जब किसी पदार्थ की मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होती है तो उसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब मेल्टिंग पॉइंट निश्चित ना हो करके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चूंकि रेगुलर है एटम, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होती है। तो शार्प का मतलब है किसी भी पदार्थ की मेल्टिंग पॉइंट का निश्चित होना, उसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, देर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं
दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, इन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सॉलिड जो है एनाइसोट्रॉपिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होता है कि अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होता है, अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। अब इनकी मीनिंग को हम देखेंगे। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि डिफरेंट विभिन्न जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, विभिन्न फिजिकल प्रॉपर्टी विभिन्न डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब विभिन्न डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग अलग होना कि क्या कहलाता है, एनाइसोट्रॉपिक। तो व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग अलग होना ही एनाइसोट्रॉपिक कहलाता है। आइसोट्रॉपिक क्या कहलाता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक दिशा में फिजिकल प्रॉपर्टी का सेम होना ही क्या कहलाता है। सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी का डायरेक्शन के अनुसार बदलना ही एनाइसोट्रॉपिक है। और जबकि आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में सभी फिजिकल प्रॉपर्टी का एक रहना कहलाता है आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनाइसोट्रॉपिक का मतलब और आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक मीन्स एनाइसोट्रॉपिक, तो यहीं पर लिखेंगे एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना डिफरेंट डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक मीन्स आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी होना ही क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक यहीं पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आइसोट्रॉपिक दैट इज एमॉर्फस, इससे हमें बिल्कुल क्लियर रहे, एमॉर्फस सॉलिड। एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन, दैट इज फॉर एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन। तो अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रॉपर्टी का होना एनाइसोट्रॉपिक, एक ही दिशा में एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी होना आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है और आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब आगे हम अगला पॉइंट हम आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक में देख लेंगे, एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। एग्जाम्पल जो है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। और हम एमॉर्फस सॉलिड में देख लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में आप देखेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे आपके ग्लास हो गया, और इसके अलावा रबर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सभी एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाएंगे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में बेसिक हम इनमें डिफरेंस देखेंगे जो बिल्कुल क्लियर है। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप इन सब्सटेंस में इसको देख करके और इसको छू करके, टच करके, स्मेल करके आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब हमारे पास सॉलिड है दो तरह के और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस सॉलिड है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो टच करने पे हल्का सा रफ होगा। जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपने फिंगर से टच करेंगे तो वो रफ होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होगा टच करने पर उसकी फीलिंग स्मूथ आएगी। तो कहने का मतलब ये है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। देखिए हमने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टली सॉलिड करते हैं जबकि एमॉर्फस सॉलिड को अक्रिस्टली। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल्स है इसलिए टच करने पर रफ फीलिंग आती है उसमें, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है, एमॉर्फस सॉलिड में आप देखेंगे उसको टच करने पर बिल्कुल स्मूथ। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को जब भी हम टच करेंगे, नमक जैसे सोडियम क्लोराइड जो हमने अपने घर
में नमक यूज करते हैं, उसको अपना हम हाथ में देकर फिंगर से टच करें तो हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा रफ है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। बिल्कुल स्मूथ होगा तो वो आपका एमॉर्फस सॉलिड होगा। अब हम इधर आएंगे, देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड में हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है ग्लास, जबकि एक्चुअल में ग्लास क्या है, ये सॉलिड है ही नहीं। ग्लास क्या होता है, ग्लास जो है एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। वास्तव में एक्चुअल में सॉलिड नहीं है ग्लास, इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, और ये स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड है और स्यूडो सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है। वास्तव में सॉलिड नहीं है लेकिन सॉलिड जैसा दिखता है। देखेंगे तो हमें लगेगा कि ग्लास तो बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा है, लेकिन वास्तव में क्रिस्टलाइन नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि स्यूडो सॉलिड है और ये सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका क्या मतलब है, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये है कि ग्लास जो है वो लिक्विड है बहुत, लेकिन बहुत ही धीमी गति से ये जो है बहुत ही स्लो स्पीड में ये मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल लिक्विड कहने का मतलब लिक्विड वास्तव में लिक्विड में कब होता है, जब बहुत स्लोली मेल्ट होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड होगा, बहुत ही स्लोली मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे हम यदि किसी पुराने बिल्डिंग को देखें, पुराने बिल्डिंग में जहाँ जिसमें कि विंडो ग्लास के लगे हों, तो उसको देखेंगे तो जो विंडो बहुत ही पुराना अगर विंडो लगा हुआ है तो विंडो का जो ऊपर का साइड होता है, ऊपर की साइड की ग्लास किसी भी ग्लास विंडो जो बहुत पुरानी किसी भी मकान में लगा हुआ है तो ग्लास का ऊपर का जो साइड होगा वो पतला होगा और ग्लास के नीचे का साइड मोटा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लगातार काफी पुराना हो चुका है, तो टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे जो ऊपर ग्लास विंडो का जो ऊपर का ग्लास था वो मेल्ट होकर के धीरे धीरे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसलिए विंडो का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर का ग्लास है वो पतला हो गया है और नीचे वाला जो है वो मोटा हो गया है। तो ये बताता है कि हाँ ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, स्यूडो सॉलिड है, एक्चुअल में सॉलिड नहीं होता है। तो ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक दे आर एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर हमने सॉलिड के टाइप्स को डिस्कस कर लिया, दैट इज टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। आई थिंक आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें आगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट के इस चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर आर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के हैं और किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर डिवाइडेड ऑन द basis of constituent particles and force of attraction between constituent particles, force of attraction between constituent पार्टिकल्स कहने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे आगे लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहीं पे आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कहने का मतलब ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जो क्रिस्टली सॉलिड हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देख रहे हैं मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब है
कि कोई भी सॉलिड जिन कणों से मिलकर के बना हुआ, कोई सॉलिड पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड को एटम, आयन या मॉलिक्यूल के आधार पर या उनके बीच में फोर्स, जो भी फोर्स है उनके बीच में लगा हुआ है उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन हम देखेंगे, पहला क्या है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर, फर्स्ट वन दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड, देयर आर 4 टाइप्स, फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकेंड वन है हमारा कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड and third ionic solid and the last fourth one that is metallic solid, metallic solid। तो 4 टाइप्स के सॉलिड्स हो गए आपके। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर आर 4। क्रिस्टली सॉलिड, क्रिस्टली ठोस आपके 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को बोलते हैं आणविक सॉलिड। और सेकंड है कोवैलेंट सॉलिड, इसे बोलते हैं सहसंयोजक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड को आयनिक सॉलिड ही कहते हैं, मेटालिक सॉलिड को मेटालिक सॉलिड ही कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हैं, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हमें क्या डिस्कस करना, दैट इज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको 4 टाइप्स, इनको डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया 4 टाइप्स पे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पर समझ लेंगे, दिमाग में इसको रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जहाँ भी मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब मैं एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे कि सॉलिड मिलकर बना हुआ है और वो सॉलिड एटम, मॉलिक्यूल या आयन किसी एक से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें ये देखना है, पॉइंट वाइज इसको हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट, किस तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो किस प्रकार के कणों से, किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है हमारा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। कहने का मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मेड अप बाय मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं, उनमें जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के मिलने से मॉलिक्यूलर सॉलिड बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मॉलिक्यूल हो गया। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखना है। अब हमको देखना पॉइंट नंबर 2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, क्या चीज़ है। तो मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे यदि हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, मॉलिक्यूल कैसा हो? नॉन पोलर है। तो यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर का मतलब होमो एटॉमिक होगा, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इसका क्या मतलब है? होमो एटॉमिक का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने हुए हों, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने हुए हों। जैसे आयोडीन हमने ले लिया, आयोडीन में दो एटम मिलकर के बने हुए हैं, 2 एटम हैं और दोनों ही जो है आयोडीन के एटम है। जब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए हैं, दे आर होमो एटॉमिक। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे? होमो एटॉमिक होंगे और उनमें पोलैरिटी नहीं होगी, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ये नॉन पोलर होंगे। क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किससे नॉन पोलर होंगे? तो होमो एटॉमिक होंगे और होमो एटॉमिक हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगा। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लंदन फोर्स, लंदन फोर्स या फिर इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। क्लास 11 में इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स वो होता है जो कि दो एक ही प्रकार के एटम्स के बीच में लगता है जिनमें डायपोल नहीं बनते हैं। डिस्पर्जन फोर्स भी लंदन फोर्स को ही कहते हैं। जब दो सेम प्रकार के एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लंदन फोर्स कहते हैं। तो होमोएटम कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल हो, जब एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो, नॉन पोलर हो, पोलरिटी ना हो, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लंदन फोर्स होगा या डिस्पर्जन फोर्स होगा। नेक्स्ट हमारा होगा दूसरा, यदि मॉलिक्यूल पोलर हो, यदि हमारा मॉलिक्यूल पोलर हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल ही होंगे। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ये हमको देखना है। तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो में।